नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जनमत में होती है दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही हैं बड़े मुद्दे जनमत में करते हैं उन्हीं पर विस्तार से चर्चा। तो बात करते हैं सबसे पहले यूरोप की। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर शनिवार को एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिससे यात्रियों को भारी नुकसान का और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट और बेल्जियम का ब्रसेल्स एयरपोर्ट इस हमले की चपेट में आए हैं। साइबर अटैक के चलते इन एयरपोर्ट्स पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए। सिस्टम ठप होने की वजह से यात्रियों को मैनुअल चेक इन करना पड़ा, जिससे फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शनिवार दोपहर तक हीथ्रो एयरपोर्ट पर आने जाने वाली 140 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई। ब्रसेल्स में 100 से अधिक और बर्लिन में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। कई उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा। ब्रसेल्स एयरपोर्ट अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह हमला कॉलिंस एयरोस्पेस कंपनी के सिस्टम पर हुआ, जो इन एयरपोर्ट्स को चेक इन और बोर्डिंग की सेवाएं देती है। कंपनी की पेरेंट कंपनी आरटीएक्स ने बयान जारी कर कहा कि वे समस्या को जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। राहत की बात यह रही कि फ्रैंकफर्ट और ज्यूरिख जैसे यूरोप के अन्य बड़े एयरपोर्ट इस हमले से सुरक्षित रहे। यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी हवाई यात्रा पर बड़ा असर देखने को मिला। शुक्रवार को अमेरिका के डलास स्थित 2 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर टेलीकॉम सिस्टम की खराबी के चलते हाहाकार मच गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड स्टॉप जारी करना पड़ा। एफएए ने बताया कि स्थानीय टेलीकॉम कंपनी के उपकरणों में आई तकनीकी खराबी ने उड़ानों को प्रभावित किया। इस गड़बड़ी के चलते अमेरिका में 1800 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई और सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अमेरिकन एयरलाइंस ने 200 से अधिक उड़ानें रद्द की और 500 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई। वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइंस की 1100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। इससे हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे और यात्रियों की नाराजगी बढ़ती गई। और आप ग्राफिक्स के जरिए भी तमाम इसकी डिटेल्स देख रहे हैं, तमाम जानकारी आप देख रहे हैं कि यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स यहां पर रही हैं। 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक किया गया है। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ। इन एयरपोर्ट्स के नाम आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखी गई। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया। यात्रियों को दिक्कतें हुई। हीथ्रो पर 140 उड़ानें लेट हुई, ब्रसेल्स 100 प्रभावित हुई। बर्लिन एयरपोर्ट पर भी 60 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। कॉलिंस एयरोस्पेस सिस्टम पर हैकर्स का साइबर हमला किया गया। पेरेंट कंपनी आरटीएक्स बोली कि जल्द सुधार करेंगे सिस्टम में। फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट साइबर अटैक से बचे रहे और अमेरिका में टेलीकॉम खराबी से 1800 फ्लाइट्स जो है वो लेट हुई हैं। अमेरिकन साउथ वेस्ट एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं। ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम जानकारी आपने देखी और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से जो यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकियों की कमर तोड़ दी है। सेना के सटीक हमलों के बाद जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन अब पीओके को असुरक्षित मानते हुए खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में नए ठिकाने बना रही हैं। भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि आतंकियों की शिफ्टिंग में पाकिस्तान सरकार और उसकी एजेंसियों की भी मदद शामिल है। सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान पुलिस की सुरक्षा में जैश-ए मोहम्मद ने हाल ही में सभाएं आयोजित की। इनमें जमीयत उलेमा इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन भी मिला। 7 मई को पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद सहित 7 पाकिस्तानी शहरों में आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए। 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा जिले में जैश ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से पहले एक धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर भर्ती अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में जैश का सीनियर कमांडर मौलाना मसूद इलियास कश्मीरी मौजूद था। उसके साथ हथियारबंद कैडर और स्थानीय पुलिस भी दिखाई दिए। यहां उसने खुलेआम उसामा बिन लादेन की तारीफ की और भारत विरोधी भाषण दिया। इलियास जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर का करीबी है और भारत के लिए हाई वैल्यू टारगेट है। जैश ने पहली बार स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का परिवार मारा गया। स्पष्ट है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से आतंकियों की रणनीति बदल गई है।
अब वे पीओके छोड़कर खैबर में शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन उनकी हर हरकत पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए भी आप तमाम जानकारी विस्तार से यहां पर देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा आतंकियों का नया ठिकाना जो हेडर कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके छोड़ रही हैं लगातार जैश हिजबुल आतंकी। खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में नए ठिकाने बने हुए हैं। भारतीय हमलों से दहशत में आतंकी ठिकाने जो हैं वो अपने बदल रही हैं। पाकिस्तान सरकार और एजेंसियां आतंकियों की लगातार मदद कर रही हैं। पुलिस सुरक्षा में जैश ए मोहम्मद ने सभाएं भी आयोजित की। मनसेहरा में भारत पाक मैच से पहले भर्ती अभियान चलाया गया। हथियारबंद कैडरों संग मौलाना इलियास ने ओसामा की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का परिवार मारा गया। और तमाम जानकारी भारतीय हमलों से दहशत में आतंकी संगठन जो है वो ठिकाने लगातार बदल रही हैं। पाकिस्तान सरकार और एजेंसियां आतंकियों को लगातार मदद कर रही हैं। पुलिस सुरक्षा में जैश ए मोहम्मद ने सभाओं को आयोजित किया है। मनसेहरा में भारत पाक मैच से पहले भर्ती अभियान चलाया गया। हथियारबंद कैडरों संग मौलाना इलियास ने ओसामा की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का परिवार मारा गया। बहावलपुर हमले में अजहर के परिजनों के टुकड़े हुए। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर 100 आतंकियों को मारा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से जारी संघर्ष का ताजा अध्याय शनिवार तड़के एक बार फिर खून और तबाही की दास्तान छोड़ गया। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन का भीषण हमला किया, जिसमें राजधानी कीव समेत 9 बड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ड्निप्रो, ओडिशा और खार्किव जैसे शहरों में जोरदार धमाके हुए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कहा कि रूस जानबूझकर नागरिक इलाकों और रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने शनिवार तड़के करीब 619 मिसाइल और ड्रोन दागे। जिन शहरों को टारगेट किया गया उनमें ड्निप्रोपेट्रोव्स्क, माइकोलाइव, चेरनीहिव, जापोरिजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेशा, सुमी और खार्किव शामिल हैं। राजधानी कीव के नजदीकी इलाकों बुचा, वॉरिस्पल और ओवीखोव में रिहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। वहीं ड्निप्रो शहर में एक बहुमंजिला इमारत पर क्लस्टर बम गिराया गया, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए और भारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। और तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं किस तरीके से रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया। ग्राफिक्स के जरिए भी तमाम जानकारी आपको देंगे डिटेल में किस तरीके से रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया गया। 9 शहर यहां पर तबाह किए गए। ड्निप्रो में 26 लोग घायल हुए। कीव क्षेत्र के बुचा और बोरिस्पल में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने 552 ड्रोन दागे और 29 मिसाइलें मार गिराई हैं। F-16 विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलें रोकी हैं। और जेलेंस्की बोले कि रूस नागरिकों का मनोबल तोड़ना चाहता है और युद्ध चौथे साल में अंत अभी दूर नजर आता है। तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ। 9 शहर यहां पर तबाह हो गए। मिसाइल और ड्रोन से तबाही मची। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। ड्निप्रो शहर में क्लस्टर बम से इमारत को ध्वस्त किया गया। कीव, ओडेसा समेत रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया गया। ड्निप्रो में 26 लोग घायल हुए। इमारतें खंडर पूरी तरीके से बन गईं और कीव क्षेत्र के बुचा और बोरिस्पल में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने 552 ड्रोन दागी और 29 मिसाइलों को मार गिराया। F-16 विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलें रोकी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस नागरिकों का मनोबल तोड़ना चाहता है। हालांकि युद्ध चौथे साल में अंत अभी दूर नजर आता है, ये बात कही गई है। तो रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। एस्टोनिया ने शुक्रवार को अपने हवाई क्षेत्र में 3 रूसी मिग-31 लड़ाकू विमानों के घुसने के बाद
नेटो देशों से परामर्श करने का अनुरोध किया है। नेटो के अनुच्छेद 4 के तहत सदस्य देश आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य सदस्य देशों के साथ परामर्श कर सकते हैं। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेशरम कार्रवाई करार दिया। रूसी विमान लगभग 12 मिनट तक फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर बने रहे। नेटो के प्रवक्ता ने कहा, गठबंधन ने तुरंत कार्रवाई की और रूसी विमानों को रोक दिया। इसके अलावा इटली, फिनलैंड, स्वीडन के विमान भी तैनात किए गए। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में निर्धारित उड़ान पर थे और किसी भी देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गोस सिहाकना ने इसे उकसाने वाला कदम बताया और नेटो से वो एकजुटता दिखाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, यह उल्लंघन राजनीतिक और व्यावहारिक स्तर पर गंभीर प्रतिक्रिया का कारण होना चाहिए। एस्टोनिया की पूर्वी सीमा रूस से सटी हुई है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिखाल ने कहा कि अनुच्छेद 4 के तहत आपातकालीन परामर्श आवश्यक था। उनका मानना है कि रूस की यह घुसपैठ दिखाती है कि यूक्रेन में उनका आक्रामक युद्ध क्रेमलिन की योजना के अनुसार नहीं चल रहा। उनका कहना था कि रूस का उद्देश्य ध्यान और सहायता को यूक्रेन से हटाना और नाटो देशों के अपनी सीमाओं की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करना है। अनुच्छेद 4 के 32 सदस्यीय गठबंधन के भीतर आपातकालीन परामर्श की अनुमति देता है। पिछले हफ्ते भी पोलैंड ने इसी अनुच्छेद के तहत रूसी ड्रोन हमले के बाद परामर्श का अनुरोध किया था। पोलैंड ने कम से कम 3 रूसी ड्रोन गिराने की पुष्टि की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी अभी नहीं मिली है और उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बड़ी समस्या हो सकती है और बाद में इसके बारे में विवरण देंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको तमाम जानकारी देंगे। रूसी MiG-31 घुसपैठ पर आपत्ति जताई गई है। नेटो ने तुरंत कार्रवाई कर विमानों को रोका। MiG-31 घुसपैठ पर आपत्ति जताई। इटली, फिनलैंड और स्वीडन ने विमान तैनात किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीमा उल्लंघन की बात को खारिज किया। एस्टोनियाई विदेश मंत्री ने इसे उकसाने वाला कदम कहा। यूरोपीय संघ ने पूर्वी मोर्चे में सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना पर जानकारी लेने का आश्वासन दिया। नेटो और रूस के बीच पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के थार मरुस्थल में भारतीय सेना ने अपनी ताकत और आधुनिक युद्ध क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। सप्त शक्ति कमान ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया, जिसका कोड नेम अमोघ फ्यूरी रखा गया। इस महाअभ्यास में युद्धक टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट वाहन, अटैक हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी सिस्टम्स और ड्रोन जैसे कई हथियार प्लेटफॉर्म्स का बेहतरीन तालमेल देखा गया। सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयां और संयुक्त युद्धक अभियानों ने भारतीय सेना की बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में तत्परता को साफ तौर पर दिखाया। अभ्यास की खासियत रही आधुनिक तकनीकों का उपयोग, नेटवर्क आधारित संचार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य साधन प्रणाली के जरिए कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर तैयार किया गया, जिसे सभी स्तरों पर तुरंत साझा किया गया। सुदर्शन न्यूज डिजिटल दुनिया में लगातार अपनी पहचान बना रहा है। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि डिजिटल क्षेत्र में सुदर्शन न्यूज रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सुदर्शन छत्तीसगढ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर आधिकारिक रूप से प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ भी देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में योगदान दे और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल क्षेत्र में सुदर्शन छत्तीसगढ़ की शुरुआत पिछले कुछ समय से की जा रही थी और अब इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पहले ही यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों पर व्यापक दर्शक संख्या प्राप्त कर चुका है। 1 मिनट में प्लेटफॉर्म पर 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं और अब तक 2.5 करोड़ दर्शकों ने इसके कंटेंट को देखा है। यह सफलता दर्शाती है कि डिजिटल माध्यम में छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुदर्शन न्यूज का उद्देश्य लोगों तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना है। उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। इस मौके पर सुदर्शन न्यूज और उनकी पूरी टीम को भी मुख्यमंत्री ने सराहा। उन्होंने कहा कि टीम ने उत्कृष्ट काम किया है और जनता से अनुरोध किया कि वे टीम का सहयोग और समर्थन जारी रखें। सुदर्शन छत्तीसगढ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म अब राज्य और देश के नागरिकों तक समाचार, जानकारी और अपडेट तेजी से पहुंचाने का कार्य करेगा। यह पहल डिजिटल मीडिया में नए मानक स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व नवरात्रि महोत्सव पर इस बार धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा की नई पहल की शुरुआत हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने विदर्भ प्रांत से यह संकल्प लिया है कि हर गरबा पंडाल में भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीर अनिवार्य रूप से स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही गरबा में शामिल होने वाले हर भक्त को माता रानी की आराधना के साथ भगवान वराह की पूजा करनी होगी। माना जा रहा है कि यह परंपरा धर्म की रक्षा और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करेगी। इस विचार को सुदर्शन न्यूज ने भी धर्म रक्षा का कारगर उपाय बताते हुए समर्थन दिया है। वराह पूजन के संकल्प से नवरात्रि महोत्सव केवल उत्सव न होकर धार्मिक चेतना और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक बनता दिख रहा है। धर्म रक्षति रक्षता इस ब्रीद वाक्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा धर्म रक्षा के लिए सज्ज रहते हैं। ऐसे ही फिर एक बार एक वराह अवतार को लेकर धर्म की रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो फिर एक बार नवरात्र उत्सव में सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अभिनव प्रयोग है, इसके पहले क्या क्या प्रयोग किए गए हैं ताकि लव जिहाद, धर्मांतरण जो है वो इस गरबा के माध्यम से ना हो। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के संयोजक है नवीन जैन जी। भैया क्या बताएंगे, क्या विशेष प्रयोग इस बार हो रहा है? देखिए, अपन ने गत कई सालों से ये प्रयोग चल रहा है। 5-6 साल पहले अपन ने देखे थे कि पंडालों से निवेदन किए थे, गरबा पंडालों से, कि आप आधार कार्ड देखकर जो विधर्मी आ रहे हैं उनको रोका जाए, असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं उनको आने की अनुमति ना दी जाए। थोड़े हम सक्सेस हुए। उसके बाद में फिर हमने गौमूत्र का भी प्रयोग किए थे। पिलाई नहीं थे उनको, पर छिड़के थे। जो विधर्मी आ रहे तो उनको गौमूत्र से एलर्जी रहती है तो ना आए, उतने समय रुके। और इस बार आप अपन ने बताए हैं कि वराह देवता जो विष्णु के अवतार है, जब विष्णु का अवतार होता है तब नरसंहार तो होता ही है। तो इस बार विधर्मी सावधान हो जाए, नरसंहार होने ही वाला है। अगर गरबा के पंडाल में आएंगे तो बजरंग दल तैयार बैठा हुआ है बजरंगी रूप में। धर्म को रक्षा करने के लिए फिर एक बार भगवान को ही इसके वराह रूप में सामने आना भी पड़ेगा और धर्म की रक्षा के लिए धर्म ही सामने आता है। यही बात इस बार फिर सामने आते हुए नजर आ रही है। आशा है कि नवरात्र के 9 दिन पूर्ण तरीके से धर्म योद्धाओं के लिए कारगर साबित हो। स्नेहा जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा के सरकारी स्कूलों में अब टीचर्स और बाकी के स्टाफ के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है। छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करवाने के उद्देश्य से सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। चंबा हायर एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर भाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई बार क्लासेस के दौरान स्टाफ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पढ़ाई पर बुरी तरह असर पड़ता है। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए अब सरकारी स्कूलों में स्टाफ की तरफ से पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला छात्रों की बेहतरी और शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए लिया गया है। अगर कोई भी स्टाफ सदस्य इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार का मानना है कि मोबाइल फोन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। नए आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षक और स्टाफ अपनी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ
बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे। तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। में किसी को भी फालतू समय जो है वो नहीं मिलता है कि कहीं मोबाइल यूज़ करने के लिए या इस तरह से। तो ये विभाग का जो है सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि ज़्यादा जो है स्कूल के अंदर जो है मोबाइल यूज़ ना किया जाए और सिर्फ कार्यों के ऊपर फोकस किया जाए और पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जाए विद्यार्थियों के लिए। और थोड़ा टीचर्स को भी प्रिपेयर होके जाना पड़ता है क्लास में। अपना लेक्चरर्स हैं, इसी तरह से पूरा स्टाफ है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाना है और थोड़ा सिलेबस भी देखने पड़ता है और टेस्ट लेते हैं, उनको भी इवैल्यूएट करने पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा जो है मोबाइल यूज़ करने का टाइम जो है वो मिलता ही नहीं है और ना तो देना है, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में जिहादियों को शासकीय जमीन दिए जाने का विरोध तेज हो गया है। इसको लेकर सर्व हिंदू समाज ने नगर बंद का आह्वान किया, जिसे व्यापारियों और कई सामाजिक संगठनों ने भी पूरा समर्थन दिया। हाल ही में तहसीलदार शिवरी नारायण की ओर से इजलाहुल मुस्लिम शिक्षा समिति को करीब 1.5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन देने का नोटिस जारी हुआ था। स्थानीय लोगों और सर्व हिंदू समाज का कहना है बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका पर विवाद के बीच रामलीला कमेटी ने साफ कर दिया है कि पूनम पांडे रामलीला में भूमिका निभाएंगी। लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा कि पूनम पांडे का अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन रामलीला में किरदार निभाने से हमें उम्मीद है कि उनका मन बदलेगा। रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा कि इस विवाद के बाद मेरी बात पूनम पांडे से बात हुई है, वह रामलीला में भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि फिल्मों में रीटेक होता है, लेकिन रामलीला में एक ही टेक होता है। पूनम पांडे का अतीत कुछ भी हो, लेकिन रामलीला में किरदार निभाने से हमें उम्मीद है कि उनका मन बदलेगा। हम यही चाहते हैं कि पूनम पांडे रामलीला में भूमिका निभाकर अपने को बदलें। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत एक बार फिर तेज हो गई है। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ शुल्क लागू करने के बाद बातचीत की दिशा थोड़ी अटक गई थी, लेकिन अब दोनों देशों ने वार्ता को नए सिरे से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही अमेरिका दौरे पर जाएंगे, जहां उनके अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अहम बातचीत होने की संभावना है। यह दौरा अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारत के वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल के बीच दिल्ली में हुई एक दिवसीय बैठक के बाद तय माना जा रहा है। इस बैठक में दोनों देशों ने स्पष्ट किया है कि वे पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुई चर्चाएं सकारात्मक रही हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने 16 सितंबर को बयान जारी करते हुए कहा है कि 7 घंटे चली गहन वार्ता में आपसी मतभेदों को सुलझाने पर जोर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि समझौतों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। बातचीत में नरमी लाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया बातचीत भी अहम रही। ट्रंप ने मोदी को दोस्त बताते हुए समझौतावादी रुख अपनाया, जिस पर मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इससे दोनों देशों के बीच अटकी हुई वार्ता को फिर से ट्रैक पर लाने का रास्ता साफ हुआ। पीयूष गोयल ने भी संकेत दिए हैं कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हुई बैठक बेहद सार्थक रही। बातचीत टकराव की नहीं बल्कि आपसी साझेदारी की है। अमेरिका भारत का विश्वसनीय साझेदार है और हम दोनों देशों के हितों के लिए जल्द ही ठोस नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच $131.84 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें भारत से अमेरिका को $86.5 बिलियन का निर्यात शामिल है। भारत के कुल निर्यात का 18% हिस्सा केवल अमेरिका को जाता है, जबकि अमेरिका से भारत का आयात 6.22% है। फरवरी 2025 में भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने अधिकारियों को व्यापार समझौते पर काम तेज करने का निर्देश दिया था।
अब तक इस पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। समझौते का प्रारंभिक चरण नवंबर 2025 तक चलने की उम्मीद है। दोनों देशों का लक्ष्य है कि मौजूदा $191 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाया जाए। अगर यह समझौता तय समय पर हो जाता है तो भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में यह ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।